गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ संप्रेषण। ये जो संप्रेषण है ये बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है और इसके अंतर्गत आज हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और बेसिक चीज़ों के अंतर्गत कि संप्रेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में विचारों का आदान प्रदान जो किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। यानी कि संप्रेषण जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण जब किया जाता है, संप्रेषण एक्चुअली में हम क्या पढ़ रहे हैं, बीकॉम पढ़ रहे हैं और बीकॉम जब पढ़ रहे हैं तो हम सारे फैक्ट एक बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापार को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो यहाँ पे जो संप्रेषण किया जाता है, संप्रेषण का यहाँ पे जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है व्यापार के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यानी कि व्यापार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं। और वो संप्रेषण किस उद्देश्य से किया जाता है, ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, और यहाँ पे जो संप्रेषण किया जाता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, जिसमें वो अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संप्रेषण की विशेषताओं की। तो संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका संबंध ये नहीं है कि क्योंकि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, इस तरीके से निरंतर संप्रेषण चलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है संप्रेषण की प्रक्रिया का ना कोई आदि होता है और ना ही कोई अंत होता है, क्योंकि संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया का ना कोई आदि होता है और ना ही कोई अंत होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो एक सर्कुलर वे में चलती है, सर्कुलर वे में। ठीक है, कैसे चलती है, सर्कुलर वे में संप्रेषण की प्रक्रिया निरंतर चलती है, सर्कुलर वे में। ठीक है, इसलिए इसे सर्कुलर वे ऑफ प्रक्रिया भी कहा जाता है ना। इस तरीके से संप्रेषण की प्रक्रिया सर्कुलर वे में चलती है। ठीक है, यहाँ पे सेंडर होता है और ये सारे रिसीवर है। क्या है, ये ढेर सारे रिसीवर है जो क्या कर रहे हैं, विचारों को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया जो होती है वो किस तरीके से चलती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो होता है वो होता है सेंडर। कौन होता है, सेंडर, जिसे हम बोलते हैं प्रेषक या संप्रेषक। इसे हम संप्रेषक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संप्रेषक। क्या बोलते हैं, संप्रेषक यानी कि प्रेषक। ठीक है, सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है। ठीक है, क्या करता है, सेंडर के बाद आता है मैसेज के बाद आता है आपका एनकोड के बाद चैनल के बाद आता है माध्यम, यानी कि चैनल को हम माध्यम भी बोलते हैं। और माध्यम से फिर वो पहुंचता है कहां पे, रिसीवर के पास यानी कि प्राप्तकर्ता के पास। और प्राप्तकर्ता फिर उसे डिकोड करता है, यानी कि फिर उसको, ठीक है, डिकोड करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि ज्ञान यानी कि बोध उसको समझता है और समझने के बाद फिर उसे पुनः रिप्लाई करता है, यानी कि फीडबैक देता है। ठीक है, तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, सेंडर, मैसेज, एनकोड, चैनल, रिसीवर, डिकोड, अंडरस्टैंड और फिर देन फीडबैक लास्ट में। ठीक है, तो ये होता है संप्रेषण की प्रक्रिया का पूरा क्या प्रोसेस। ये पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस है जिसमें सेंडर है, सेंडर देन मैसेज के बाद देन एनकोड देन चैनल देन रिसीवर के बाद डिकोड देन अंडरस्टैंड देन फीडबैक। ठीक है, तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया का पूरा क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक जो क्लासरूम संप्रेषण होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस रखे जाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं। तो क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है, क्लासरूम जो संप्रेषण है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप क्लासरूम संप्रेषण करते हैं, बच्चों के साथ में जब संप्रेषण करते हैं
तो आपके द्वारा जो पाठ योजना तैयार की जा रही है, पाठ योजना का जो आपके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उसको आपको इतने बेहतर तरीके से उसको निर्माण करना है और इतने बेहतर तरीके से छात्रों के सम्मुख यानी कि बालकों के सम्मुख प्रस्तुत करना है कि उसका प्रभाव पड़े बच्चों पे। ठीक है, यानी कि एक उत्तम पाठ योजना का निर्माण करना है और उत्तम पाठ योजना का निर्माण करने के बाद ही उसे प्रयोग करना है। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शिक्षक। दूसरा पॉइंट शिक्षक है कि शिक्षक सकारात्मक होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक पॉइंट वाला होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए शिक्षक। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट है मनोविज्ञान का जानकार होना, ताकि व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जा सके। एक क्लासरूम जो होती है, क्लासरूम में आपने देखा होगा कि डिफरेंट आईक्यू लेवल के छात्र होते हैं। डिफरेंट जब आईक्यू लेवल के छात्र होते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक बात शिक्षक के द्वारा कोई चीज बताई जा रही है तो सभी बच्चों को समान रूप से समझ में आ रहा है। ठीक है, जब समान रूप से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना है कि कौन व्यक्ति कितनी जल्दी कोई चीज़ कैच कर पा रहा है, समझ पा रहा है, और कौन व्यक्ति या कौन बालक कितनी देर में वो चीज़ समझ पा रहा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही हमें क्या करना है, पाठ योजना का निर्माण करना है, समय सारणी का निर्माण करना है। तो एक जो शिक्षक है वो मनोविज्ञान का जानकार भी होना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाकर ही शिक्षण कार्य को क्या कर सके, सफल बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण लोकतांत्रिक, यानी कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए कि अगर आप कक्षा संचालित कर रहे हैं, यानी कि आप क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कक्षा संप्रेषण अगर चल रहा है तो वहाँ पे सारे छात्रों को क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि वो आपसे स्वतंत्र रूप से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य सरल भाषा का प्रयोग करना, यानी कि आपके द्वारा जो भी पाठ्य योजना तैयार की जा रही है, पाठ्य योजना प्रस्तुत की जा रही है, वो क्षेत्रीय भाषा में ही प्रस्तुत की जाए। ठीक है, किस भाषा में प्रस्तुत की जाए, क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत की जाए, और भाषा जो होनी चाहिए वो सरल शब्दों में होनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट है छठवां करके सीखने पर बल। ठीक है, तो करके सीखने पर भी बल देना चाहिए यहाँ पे, ये भी बहुत जरूरी है कि छात्रों को जो भी चीज आप बता रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट करके बताएं। छात्रों को जो भी चीज आप समझा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके बताएं, और छात्रों को बोले कि स्वयं बच्चा करके सीखे। स्वयं करके सीखने पे फोकस करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। स्वयं करके सीखने पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, आगे 7 पॉइंट्स है स्वतंत्र परिचर्चा, यानी क्लासरूम संप्रेषण में ये भी चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर से भय खत्म हो जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता, यानी कि पहल, यानी कि आपके द्वारा क्लासरूम संप्रेषण जब भी किया जा रहा है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो विषय वस्तु आपके द्वारा चयन किया जा रहा है विषय वस्तु का, ठीक है, वो विषय वस्तु पाठ से संबंधित होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, पहलकारी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, और आपसे आपके पाठ से संबंधित होना चाहिए, कैरिकुलम से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है चयन की स्वतंत्रता। ठीक है, चयन की स्वतंत्रता है मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी संप्रेषण चल रहा है तो संप्रेषण का जो भी विषय आपके द्वारा सिलेक्ट किया जा रहा है उसमें आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्र है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके द्वारा क्या वो विषय वस्तु पूर्व में बच्चों को बताई गई है, समझाई गई है ना, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नए विषय पे आप परिचर्चा कर रहे हैं तो उस विषय पे हम परिचर्चा करेंगे जिस विषय पे बच्चों को हमारे द्वारा बताया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट निष्ठक उपयोगकारी जानकारी, यानी कि जो भी आपके द्वारा क्लासरूम में जानकारी दी जा रही है बच्चों को, वो जानकारी बच्चों के विषय वस्तु से संबंधित हो, बच्चों के लिए उपयोगी हो, परीक्षा के लिए उपयोगी हो, है ना, ये चीज भी आपको ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन जो है वो कक्ष के दौरान ही किया जाता है, अर्थात आपके द्वारा जो भी पाठ वस्तु प्रस्तुत की जा रही है उस पाठ वस्तु का मूल्यांकन आप क्या करेंगे, लास्ट में मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है।
आपके द्वारा जो चीज़ बताई जा रही है वो बच्चों को कितना समझ में आ रही है, कितने प्रतिशत बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट आईक्यू लेवल के जब छात्र होते हैं तो उनको समझने में समस्याएं होती हैं। हो सकता है कि जो चीज़ आपके द्वारा एक बार बताई गई है वो एक बार बताने में बच्चों को ना समझ में आए, तो इसलिए हम क्या ध्यान रखेंगे, हम छात्रों का लास्ट में मूल्यांकन कर लेंगे कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके द्वारा, और अगर नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम अपने विधि को, शिक्षण विधि को हम क्या करेंगे, चेंज करके दोबारा से फिर से पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, जो चीज़ मैंने आपको बताई, और ये कक्षा कक्ष के दौरान ही किया जाता है, यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के दौरान ही ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। ठीक है, दैट्स ऑल।